गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेशन 3 में हैं। आज हम लोग एनर्जी को देखेंगे। तो एनर्जी वैसे तो पेरिफेरी का टॉपिक है, मेन टॉपिक नहीं है यूपीएससी की दृष्टि से, लेकिन यूपीएससी में भी अब एनर्जी से क्वेश्चंस पूछे जाने लग गए हैं। जैसे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी एनर्जी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यूपीएससी के पीटी में ही पिछले साल यूरेनियम इनरिचमेंट से क्वेश्चन पूछा गया था। न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए कितने % यूरेनियम का इनरिचमेंट होना ज़रूरी है। तो ये हमारा मेन टॉपिक नहीं है, लेकिन पेरिफेरी का टॉपिक है। फिर भी इसीलिए इस टॉपिक को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से आने की संभावना है। और जहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना है उसी टॉपिक को हम लोग धीरे धीरे करके देखेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि सिलेबस यूपीएससी का कि उसको कवर कर पाना मुश्किल है। इसीलिए जिस हिसाब से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं उसी हिसाब से हम लोग को सिलेबस को कंप्लीट करना चाहिए। तो एनर्जी को अभी हम लोग देखेंगे। इससे आपको यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में और अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी फ़ायदे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग एनर्जी को स्टार्ट करते हैं। तो एनर्जी, ऊर्जा, राइट। एनर्जी होता क्या है? तो किसी भी कार्य को करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। ठीक है, किसी भी कार्य को करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता या उष्मीय प्रभाव, उसी को हम लोग एनर्जी कहते हैं। जैसे कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए हमें एनर्जी कुछ ना कुछ चाहिए ना, तो किसी भी कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। तो इसकी थोड़ी सी परिभाषा लिख लेते हैं। आप लोग भी मेरे साथ साथ लिखते चलिएगा, ताकि आपका नोट्स, एक कंप्लीट नोट्स, कंपाइल्ड नोट्स तैयार हो जाए, ताकि आप पीटी से पहले इसको देख करके पढ़ सके, देख करके रिवीजन कर सके। तो शॉर्ट्स में हम लोग लिखते चलेंगे। तो एनर्जी, राइट। कार्य करने की क्षमता या उष्मीय प्रभाव, राइट। तो इसे हम लोग एनर्जी कहते हैं। अब एनर्जी जो है ना, एनर्जी का फॉर्म एक किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट को देखने के लिए, किसी भी कंट्री का जो प्रोग्रेस है उसको देखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, राइट। जैसे कि कोई भी कंट्री है बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रही है, कोई भी कंट्री है बहुत ज़्यादा ऊर्जा का खपत कर रही है, तो वो विकासशील देशों में से है, वो धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है। ठीक है, जैसे कि डेवलप्ड कंट्री, वहाँ पे एनर्जी का बहुत ज़्यादा मांग होता है। तो जो भी कंट्री है वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रही है, तो वो विकासशील राष्ट्रों में से है, वो प्रगति के पथ पे है। तो एनर्जी कंजम्पशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेवलपमेंट। बोल सकते हैं जो एनर्जी कंजम्पशन है, ऊर्जा की खपत डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेवलपमेंट का, विकास का, प्रगति का, राइट। तो ऐसे देखते हैं। फिर हमारे अर्थव्यवस्था में, कोई भी अर्थव्यवस्था है, कोई भी देश है या कोई भी अर्थव्यवस्था है, तो किसी भी अर्थव्यवस्था में दो एनर्जी के स्वरूप है। पहला विद्युत, जो कि इलेक्ट्रिक हो गया, और दूसरा हीट एनर्जी, जो कि उष्मीय हो गया। ठीक है, तो कोई भी अर्थव्यवस्था है, इसमें दो ही प्रकार के एनर्जी पाए जाते हैं। एक होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और द सेकेंड वन इज हीट एनर्जी। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में ऊर्जा के प्रकार,
राइट। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला इलेक्ट्रिक, विद्युत, और दूसरा होता है हमारा हीट। हीट, उष्मीय, उष्मीय एनर्जी, राइट। तो एनर्जी के दो स्वरूप होते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था में। तो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हमारा जो विद्युत एनर्जी है वो हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो हमारे देश में या हमारे हाउस होल्ड में हम लोग कैसे यूज करते हैं, जैसे कि घरेलू सेक्टर है, जैसे घरेलू क्षेत्र है उसमें हम लोग यूज करते हैं, कृषिगत क्षेत्र है उसमें यूज करते हैं, फिर परिवहन के सेक्टर में इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज करते हैं, राइट। परिवहन के क्षेत्र में इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज करते हैं। तो इसका हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो सबसे पहले विद्युत एनर्जी, विद्युत ऊर्जा, यह ऊर्जा का एक बहुउपयोगी क्षेत्र है। ये ऊर्जा का एक बहुउपयोगी क्षेत्र है, राइट। तो हम लोग कहाँ कहाँ, इसका सोर्स क्या क्या है, स्रोत मतलब इसका यूजेज कहाँ कहाँ है, उपयोग कहाँ कहाँ पे है किसी भी अर्थव्यवस्था में। इसका उपयोग है घरेलू क्षेत्र में, घरेलू क्षेत्र में, परिवहन क्षेत्र में बोल सकते हैं, उद्योग के क्षेत्र में भी इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज होता है, फिर कृषिगत कार्यों में भी यूज करते हैं, राइट। ठीक है। उसी प्रकार दूसरा हमारा है हीट एनर्जी, यानी कि उष्मीय ऊर्जा। इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं, तो इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं जैसे बहुत प्रकार के उद्योगों में, बहुत सारे उद्योगों में, जैसे जैसे सीमेंट इंडस्ट्री में करते हैं, राइट। मेटलर्जिकल इंडस्ट्री में करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद रबड़ उद्योग में करते हैं, रबर इंडस्ट्री। एंड जैसे कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी आता है घर में, वो कहाँ से आता है, थर्मल पावर प्लांट से। तो थर्मल पावर प्लांट में भी तो हीट से पानी को गर्म किया जाता है, वहाँ से भाप निकाला जाता है, और फिर भाप से टरबाइन चलाई जाती है, और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। तो थर्मल पावर लोग इसको यूज करते हैं। तो एक हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं थर्मल पावर पॉइंट में भी हीट एनर्जी का, थर्मल पावर प्लांट, राइट। तो ये हो गए ऊर्जा के स्वरूप। अब जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया कि ऊर्जा की मांग किसी भी देश का ऊर्जा का मांग जो है वो बेहतर इंडिकेटर है किसी भी राष्ट्र का प्रगति या उसके इंडिकेटर, उसका प्रगति या उसका डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो किसी भी राष्ट्र का ऊर्जा का मांग वो बेहतर सूचकांक है उसका डेवलपमेंट के लिए। तो ऊर्जा की मांग में इंडिया का स्थान तीसरा है। पहला चाइना का, दूसरा अमेरिका का, और तीसरा है इंडिया का ऊर्जा मांग में, ठीक है। ऊर्जा उत्पादन में भी उसी प्रकार चाइना सबसे पहले पे है, दूसरा पे यूएसए है, और तीसरा पे इंडिया है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं।
ऊर्जा ऊर्जा के क्षेत्र में भारत। ठीक है, तो ऊर्जा का उत्पादन में फर्स्ट पर जैसा कि मैंने बताया चाइना है, सेकंड पे यूएसए और थर्ड पे इंडिया। ठीक है, उसी प्रकार ऊर्जा की मांग पक्ष, कंजप्शन, कंजप्शन की दृष्टि से सबसे टॉप पे कौन है? सबसे टॉप पे चाइना है, राइट। सेकंड पे यूएसए है एंड थर्ड पे इंडिया। अब यहाँ पे बीच में यूएसए को देख के अटपटा सा लग रहा होगा कि बीच में यूएसए क्यों है। देखिए, जैसे कि चाइना का पॉपुलेशन ज़्यादा है, इंडिया का पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इन लोगों का तो स्वाभाविक सी बात है कि एनर्जी का कंजप्शन बहुत ज़्यादा होगा, ऊर्जा का कंजप्शन बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन बीच में अमेरिका क्यों है यार? उसका तो लगभग 45 करोड़ पॉपुलेशन है, इंडिया से लगभग 100 करोड़ पॉपुलेशन कम है, फिर भी वो बीच में इंडिया से ऊपर क्यों है कंजप्शन के मामले में? तो अमेरिका जैसे डेवलपमेंट राष्ट्र जो है ना, वो एनर्जी का वेस्टेज बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, वो एनर्जी का वेस्टेज बहुत ज़्यादा करते हैं, तो एनर्जी कंजप्शन के मामले में वे इंडिया से भी ऊपर चले गए हैं, क्योंकि उनके अनुसंधान चलते रहते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार कोई भी कंट्री है, कोई भी कंट्री का डेवलपमेंट, उसका हम लोग देख सकते हैं कि उसका एनर्जी कंजप्शन कितना है। अगर एनर्जी कंजप्शन ज़्यादा है तो उस राष्ट्र का विकास, उस राष्ट्र का प्रगति बेहतर हो रहा है। तो इसको हम लोग एक देखते हैं, लिख लेते हैं। तो ऊर्जा का मांग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेवलपमेंट, विकास, राइट, प्रगति। ठीक है, तो अब हम भारत का विद्युत क्षेत्र को देख लेते हैं। भारत का विद्युत क्षेत्र, यानी कि भारत में कितना एनर्जी का उत्पादन होता है और उसका स्रोत कहाँ कहाँ से है और कहाँ कहाँ से कितने कितने एनर्जी आते हैं। तो भारत का विद्युत क्षेत्र को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो भारत का विद्युत क्षेत्र कितने कितने हैं? राइट, तो भारत में टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितना, ऊर्जा का कितना इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, भारत का कितना भंडारण है ऊर्जा का? तो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, total installed capacity which is 480 गीगावाट, 418 गीगावाट। यानी कि भारत में कुल इतने एनर्जी का
भंडारण है। ठीक है, तो अब इसके सोर्सेस कहाँ कहाँ से है, कहाँ कहाँ से एनर्जी इतना इतना आते हैं, तो इसके मुख्यतः 3 सोर्सेस हैं। तो फर्स्ट है कोल एंड हाइड्रोकार्बन। राइट, तो कोल एंड हाइड्रोकार्बन से कितने एनर्जी आते हैं, कोल एंड हाइड्रोकार्बन से लगभग 237 गीगावाट एनर्जी हम लोग को मिलते हैं। ठीक है, 50% से भी अधिक, लगभग 56.1%। राइट, उसी प्रकार दूसरा सबसे ज़्यादा आता है रिन्यूएबल एनर्जी से। इंक्लूडिंग हाइडल। राइट, तो इससे कितने आते हैं, 174 गीगावाट। ठीक है, तीसरे हैं न्यूक्लियर एनर्जी से आते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी से 7 गीगावाट आते हैं। ठीक है, गीगा मीन्स कितने होते हैं, गीगा इज इक्वल टू 10 टू द पावर 9। ओके, तो ये जितने भी आंकड़े हैं, ये आंकड़े मई 2023 का आंकड़े हैं। ठीक है, मई 2023 के आंकड़े हैं और ये अप्रोक्स है, यानी कि अप्रोक्स इतने उत्पादन होते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्स है। राइट, तो भारत का विद्युत है जिसमें कोल एंड हाइड्रोकार्बन से लगभग 50% से भी ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं, 50% से भी ज़्यादा वहाँ से ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कोल एंड हाइड्रोकार्बन को। कोल एंड हाइड्रोकार्बन। टोटल कैपेसिटी कितना है, टोटल कैपेसिटी 274 गीगावाट। राइट, और कुल राष्ट्रीय उत्पादन का कुल राष्ट्रीय उत्पादन का 56.1%। ठीक है, अब ये आते कहाँ कहाँ से हैं, तो सबसे ज़्यादा कोयला से आता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सोर्सेस क्या है, स्रोत, सबसे ज़्यादा कोल से आते हैं, सबसे ज़्यादा कोयला से आता है, कितना, 49%। राइट, फिर गैस से आते हैं, गैस से कितना आता है, गैस से आता है 6%। लिग्नाइट से आता है 0.7% एंड लगभग पेट्रोल एंड डीजल से आते हैं लगभग 1%। राइट, तो इतने डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है कि सबसे ज़्यादा कोल से आता है लगभग 50%। ठीक है, और इतना याद रखने की जरूरत है कि सबसे ज़्यादा इंडिया में कोल एंड हाइड्रोकार्बन से 56% आती है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं और देखेंगे कि कोल एंड हाइड्रोकार्बन क्या है। कोल एंड हाइड्रोकार्बन क्या है, वो एक फॉसिल फ्यूल है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन। तो जीवाश्म ईंधन को देखते हैं क्या होते हैं जीवाश्म ईंधन। राइट, फ्यूल,
जीवाश्म ईंधन। ठीक है, जीवाश्म ईंधन होते हैं पृथ्वी के इतिहास में पृथ्वी के गर्भ में छुपे हुए बायोमास। राइट। तो अब ये क्या होते हैं बायोमास? तो बायोमास क्या होते हैं? तो जब जब पृथ्वी कार्बोनिफेरस पीरियड में था, लगभग 350 मिलियन वर्ष पहले, तो जब जब यहाँ के इकोसिस्टम्स खत्म हुए, यहाँ के पेड़ पौधे खत्म हुए, तो ये सब जितने भी पृथ्वी का बायोमास था, जैसे कि कोई भी पेड़ हुआ, कोई भी एनिमल हुआ, तो उसका बायोमास था वो पृथ्वी के गर्भ में छुप गए। और धीरे धीरे उनमें 250 मिलियन वर्ष पहले धीरे धीरे उनमें पेट्रिफिकेशन होने लग गया। और पेट्रिफिकेशन के दौरान ये जो फॉसिल्स थे, ये जीवाश्म जो थे, वो जो पृथ्वी के अंदर दबे हुए थे, और पेट्रिफिकेशन के कारण धीरे धीरे उच्च तापमान और दाब के कारण वो जीवाश्म आधारित ईंधन में परिवर्तित होते चले गए। ठीक है, तो वहीं से जीवाश्म ईंधन बना। तो इसको लिख लेते हैं। तो पेट्रिफिकेशन, कार्बोनिफेरस $365 मिलियन ईयर पहले हुआ था। तो उसमें जो बायोमास थे वो पृथ्वी के गर्भ में छुप गए थे, और ये जो बायोमास थे उसका पेट्रिफिकेशन हुआ। क्या हुआ? उसका पेट्रिफिकेशन ऑन हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। राइट। तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे जो बायोमास था उसका पेट्रिफिकेशन हुआ, तो तब्दील हो गए जीवाश्म ईंधन में। वो तब्दील हो गए जीवाश्म ईंधन में। राइट। और ये पेट्रिफिकेशन कब हुआ था? लगभग 250 मिलियन ईयर एगो। राइट। तो जो हमने जो लगभग 250 मिलियन ईयर में जितने ईंधन बने हैं, वो लगभग हम लोग उसका 70% हम लोग यूज कर चुके हैं 250 ईयर में। तो लगभग बोल सकते हैं कि प्रत्येक 1 मिलियन ईयर में बनने वाले को 1 साल में हम लोग यूज कर रहे हैं उस जीवाश्म ईंधन को। तो ये धीरे धीरे ये नवीनीकरणीय ऊर्जा नहीं है, ये अनवीनीकरणीय ऊर्जा है, जो कि खत्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो हमारे पास इसके सीमित भंडार है और इसके यूज हमें सीमित करना चाहिए। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे कि इसके लाभ क्या है, इसके नुकसान क्या है, और इसके आगे की राह क्या है। कंट्रीज इसको बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं आप कि भारत में कोयले के भंडार कितना है, भारत में कोयला का भंडार कितना है। ठीक है, तो अच्छा एक बात और कि जो जीवाश्म आधारित ईंधन है उसका 75% कुल वैश्विक
खपत का 75% जीवाश्म ईंधन से आता है। क्या आता है? जीवाश्म ईंधन से आता है, राइट। और जितने भी विद्युत बनते हैं पूरे विश्व में, कुल विद्युत उत्पादन का लगभग 70% किससे होता है उत्पादन? लगभग 70% जीवाश्म ईंधन से उत्पादन होता है, राइट। जीवाश्म ईंधन से जैसे कि हम लोग जीवाश्म ईंधन, कोयला भी तो एक जीवाश्म ईंधन है, उसको हम लोग धीरे धीरे उसको हम लोग माइनिंग करते हैं, उसको थर्मल पावर पॉइंट पे ले जाते हैं, फिर वहाँ पे कोयले को जलाया जाता है, उससे पानी को भाप गर्म किया जाता है, और फिर उसके बाद टरबाइन को चलाया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो कुल विद्युत उत्पादन का उसका 70% जीवाश्म ईंधन से आता है। अब देखते हैं भारत में कोयला का भंडार। भारत में कोयला का भंडार, राइट। तो भारत में कोयला का भंडार, यह है कोल इंडिया का रिपोर्ट। एक कोल इंडिया का रिपोर्ट है, ठीक है। तो कोल इंडिया के द्वारा बताया गया कि भारत का जो 90% कोयला है वो केवल 5 राज्यों में सिमट के रह गया है, ठीक है। जो इसमें सबसे पहले स्थान पे कोयला भंडारण की क्षमता में पहले स्थान पे भारतीय राज्यों में ओडिशा है, दूसरे पे झारखंड, तीसरे पे छत्तीसगढ़, चौथे पे वेस्ट बंगाल और पांचवे पे मध्य प्रदेश, राइट। तो भारत का जो 90% कोयला है वो इन 5 राज्यों में सिमट के रह गया है, ठीक है। तो पहले पे कौन है? ओडिशा, राइट। दूसरे पे झारखंड, तीसरे पे छत्तीसगढ़, चौथे पे वेस्ट बंगाल एंड द फिफ्थ वन इज मध्य प्रदेश। तो भारत का 90% कोयला यहाँ पे निक्षेपित है, राइट। ये तो पहली बात हो गई। अब कोल इंडिया रिपोर्ट ही बताती है, कोल इंडिया का रिपोर्ट ही बताता है कि कोल इंडिया का ही रिपोर्ट बताता है कि जितना भी कोयला अभी है तो उतना लगभग 111 वर्ष के लिए पर्याप्त है, राइट। जितना भी कोयला है वो 111 वर्ष के लिए पर्याप्त है। और इंडिया की रैंकिंग क्या है पूरे विश्व में कोयला उत्पादन के मामले में? तो इंडिया की रैंकिंग चौथी रैंकिंग है, ठीक है। इंडिया का रैंक क्या है? 4th है। पहला पे कौन है? पहला पे यूएसए, दूसरा पे ऑस्ट्रेलिया, फिर चाइना आता है, उसके बाद इंडिया आता है। तो इसका रैंक क्या है इंडिया का? रैंक 4 है, ठीक है। पहला पे यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, देन इंडिया। आप लोग भी इसे साथ साथ लिखते चले।
ठीक है। अब हम लोग देखेंगे हाइड्रोकार्बन के उपयोग के लाभ, ठीक है, इसके लाभ क्या है। तो सबसे पहली बात ये है कि हाइड्रोकार्बन जो है अभी भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। जो फॉसिल्स फ्यूल्स हैं वो प्रचुर मात्रा में हमारे पृथ्वी के अंदर उपलब्ध है, लेकिन वो सीमित मात्रा में ही है। वो ये नवीनीकरणीय साधन नहीं है, ये अनवीनीकरणीय है, ठीक है, ये खत्म हो जाएंगी, तो ये सीमित संसाधन है। तो ये सबसे पहली लाभ ये है कि ये अभी हमारे पास सीमित मात्रा में उपलब्ध है, ठीक है। दूसरी लाभ ये है कि ये अफोर्डेबल है, वहनीय है, ठीक है। तीसरी लाभ ये है कि ये एक सुस्थापित प्रौद्योगिकी है, राइट। और एक इसके सामाजिक लाभ को भी देख सकते हैं, जैसे कि इससे रोजगार को बढ़ावा मिलता है। जैसे कि ये जो हेवी इंडस्ट्रीज में आ जाते हैं, जैसे कि कोल माइनिंग में बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, रोजगार मिलता है। उसी प्रकार ट्रांसपोर्टिंग में कोल का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा रोजगार मिलता है। उसी प्रकार इंडस्ट्रीज में थर्मल पावर प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा मिलता है रोजगार। तो ये इसका एक सामाजिक प्रभाव भी, सामाजिक लाभ भी है कि इससे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलती है, क्योंकि ये एक हैवी इंडस्ट्री है, ठीक है। तो इसके हाइड्रोकार्बन के लाभ को लिख लेते हैं। आप लोग भी साथ साथ इसे लिखते चले। हाइड्रोकार्बन के लाभ, हाइड्रोकार्बन उपयोग के लाभ, राइट। तो इसका पहला लाभ ये है कि ये अभी भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, यानी कि प्रचुर मात्रा में उपलब्धता, राइट। द सेकेंड वन इज सुस्थापित, इसके इस्तेमाल के लिए सुस्थापित प्रौद्योगिकी हमारे पास उपलब्ध है, ठीक है। सुस्थापित प्रौद्योगिकी, ठीक है। तीसरा, ये वहनीय है, अफोर्डेबल है, न ज़्यादा चीप है, न ज़्यादा महंगा है, न ज़्यादा सस्ता है, वहनीय है, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज, इसका एक सामाजिक प्रभाव है, सामाजिक लाभ। सामाजिक लाभ ये है कि इसमें रोजगार को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। रोजगार मिलती है, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन के उपयोग के लाभ। अब इसके हानि पक्ष को देख लेते हैं। तो हाइड्रोकार्बन जैसे कि हम लोग पेट्रोल डीजल का यूज करते हैं, तो व्हीकल का जो एग्जॉस्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वो रिलीज होता है, ठीक है। तो कार्बन रिलीज होता है, तो कार्बन के रिलीज होने से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है, जिससे क्लाइमेटिक चेंजेज हो रहे हैं, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेटिक चेंजेज हो रहे हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा बात है कि कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लिए, उसको कितना भी प्योरीफाई करें ना, तो उसमें नाइट्रोजन एंड सल्फर का जो इम्प्योरिटीज है वो रह ही जाता है, जो कि जिसको जलाने के बाद नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड में हमारे इन्वायरमेंट में रहते हैं। तो जब वर्षा होती है तो नाइट्रोजन और सल्फर वर्षा में घुल करके एसिड रेन कराने का काम करती है, ठीक है। इसका एक सामाजिक प्रभाव भी है कि
हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के माइनिंग में बहुत सारे पेड़ों की कटाई होती है, ठीक है। तो एक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी है, राइट। अब इसके एक सामाजिक प्रभाव है, क्योंकि बहुत सारे वनों की कटाई होती है, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा विस्थापन का सामना करना पड़ता है लोगों को, ठीक है। तो बहुत बड़े एरिया में विस्थापन का सामना करना पड़ता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। एंड द फिफ्थ वन इज कि एक स्वास्थ्य पे भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अधिक वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य को भी खतरा पहुंचता है इससे, ठीक है। तो इसके हानि पक्ष को देख लेते हैं, लिख लेते हैं एक बार, आप लोग भी साथ साथ लिखते चले, राइट। तो हाइड्रोकार्बन के हानिकारक पहलू, राइट। अब इसको हम हाइड्रोकार्बन के हानिकारक पहलू, इसका पहला हो गया हाइड्रोकार्बन के हानिकारक एक सेकेंड, हाइड्रोकार्बन के हानिकारक पहलू। इसमें फर्स्ट हो गया कि जो हाइड्रोकार्बन के जलाने से हाइड्रोकार्बन को हम लोग जलाते हैं तो क्या होता है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, राइट। तो उत्सर्जन होता है तो इससे फलता क्या होता है, फलता ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा, एंड क्लाइमेटिक चेंज, राइट। दूसरा है कि इसको जलाने से नाइट्रोजन का ऑक्साइड एंड सल्फर का ऑक्साइड, ठीक है, ये निकलते हैं, और एक क्या करते हैं, एसिड रेन को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। एसिड रेन को बढ़ावा देते हैं क्योंकि नाइट्रोजन एंड सल्फर इम्प्योरिटीज है जो कि नहीं निकल पाते हैं कितना भी इसको प्योर करने पे, तो ये क्या हो जाता है, ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड में एसिड रेन के रूप में आते हैं, ठीक है। अब तीसरा प्रभाव हो गया कि माइनिंग के लिए बहुत सारे पेड़ों को काटना पड़ता है, ठीक है। पेड़ों की कटाई, ये पर्यावरणीय इसका प्रभाव है। इसका पर्यावरणीय प्रभाव है ये, राइट। अब इसका फोर्थ है एक सामाजिक प्रभाव, बहुत लोगों को विस्थापन का सामना करना पड़ता है, सामाजिक प्रभाव, राइट। विस्थापन का सामना, जब माइनिंग होती है तो बहुत लोगों को बहुत बड़े क्षेत्र में विस्थापन होता है, तो उसका सामना करना पड़ता है। एंड द फिफ्थ वन इज स्वास्थ्य पे भी प्रभाव पड़ते हैं हाइड्रोकार्बन के यूज से, और नकारात्मक प्रभाव, ठीक है। अब देखते हैं कि आगे की राह क्या है,
मतलब आगे हम लोग किस प्रकार से हाइड्रोकार्बन पर निर्भरता को कम कर सकते हैं। तो इंडिया सहित विश्व के सारे कंट्री हाइड्रोकार्बन पर की निर्भरता को क्रमशः कम करते जा रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, हाइड्रोकार्बन पर निर्भरता को क्रमशः कम कम करने का मतलब ये है कि अनवीनीकरणीय ऊर्जा, यानी कि हाइड्रोकार्बन के इस्तेमाल को छोड़ करके नवीनीकरणीय ऊर्जा, जो कि स्वच्छ ऊर्जा जिसको बोलते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइडल एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी, ये सब का यूज कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा बात है कि स्वच्छ प्रौद्योगिकी को अपना रहे हैं, यानी कि बहुत सारे देश स्वच्छ प्रौद्योगिकी को अपना रहे हैं, जैसे विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं और हाइड्रोकार्बन पे अपनी निर्भरता को कम कर रहे हैं। फिर कार्बन कैप्चर और भंडारण, जैसे कि कोई भी इंडस्ट्री है तो वहाँ से जितने भी कार्बन निकल रहे हैं तो उसको मशीन के सहायता से कैप्चर कर लिया जाता है और उसका भंडारण कहीं ज़मीन के नीचे कर दिया जाता है, जहाँ पे उसको बहुत सालों के लिए लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, उस कार्बन को। तो भारत में कार्बन कैप्चर और भंडारण कैसे होता है, तो वो पेड़ों के माध्यम से होता है। पेड़ लगा करके, यहाँ पे मशीन के माध्यम से होता है लेकिन बहुत कम होता है, और डेवलप्ड कंट्री में मशीनों के माध्यम से कार्बन कैप्चर होता है तथा उसका भंडारण होता है। तो पेड़ भी एक नेचुरल भंडारण का काम करते हैं, राइट। पेड़ जो है नेचुरल भंडारण का काम करते हैं, किसका, कार्बन का। जैसे कि वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बन को एटमॉस्फेयर से ऑक्यूपाई करते हैं, वो अपना भोजन बनाते हैं, अपना बायोमास के रूप में भंडारण करते हैं। ठीक है, तो कार्बन को कैप्चर करेंगे फोटोसिंथेसिस के द्वारा, अपना भोजन बनाएंगे, अपना बायोमास के रूप में वो कैप्चर करते हैं, राइट। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं आगे की राह। तो इसमें पहला है स्वच्छ प्रौद्योगिकी। स्वच्छ प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल। स्वच्छ प्रौद्योगिकी से मतलब क्या है, जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, राइट, हाइडल। ठीक है, दूसरा है इसमें कि हाइड्रोकार्बन पर निर्भरता को क्रमशः कम करना। हाइड्रोकार्बन पर निर्भरता को क्रमशः कम करना। इसका एक थर्ड विकल्प हो सकता है कार्बन कैप्चर एवं भंडारण। उसका भंडारण ये मशीनों की सहायता में, डेवलप्ड कंट्री में मशीनों की सहायता से होती है, मशीनों की सहायता से, और इंडिया में मोस्टली पेड़ों को लगा करके। राइट। तो